लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सेल की स्क्रीन के बारे में जाना। आज हम एक्सेल में होम स्क्रीन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कुछ तो बेसिक है, नॉर्मल आप कर ही लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट हैं जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग, फिल्टर, एडवांस फिल्टर, सॉर्ट। ओके, ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। और अगर आप प्रोफेशनली किसी जॉब में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों का काफ़ी यूज़ होता है। ओके, तो लास्ट तक रहिएगा वीडियो में, जिससे आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएं। और उसके साथ साथ हम सम फंक्शन के बारे में भी जानेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज सेंटर, वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर ओ लेवल की क्लास कर रहे हैं, जिसमें ओ लेवल का फर्स्ट पेपर कंप्लीट होने वाला है। एक्सेल स्टार्ट कर दिया है, एक्सेल के बाद पावर पॉइंट, और उसके बाद ये कोर्स हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। उसके अलावा अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए, जिससे आपके फ्रेंड्स तक भी ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज पहुंचती रहे। ओके, आ गए हैं अपने उसी शीट पर जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से कही थी बनाने को। मैंने तो बना ली है। आई डोंट नो आप लोगों ने बनाई है या नहीं, लेकिन अगर ना बनाई हो तो प्लीज़ बना लीजिएगा। नहीं बनाएंगे तो आप लोग को वो सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी जो मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। ओके, तो अगर नहीं बनाई है तो वीडियो को पॉज करिए और बनाइए, और उसके बाद जो है वो आगे की वीडियो कंटिन्यू करिए। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग को आज पढ़ना है होम में ये पूरे ऑप्शंस हम लोग देखेंगे। कोशिश करेंगे कि ये सारे ऑप्शन इसी वीडियो में कंप्लीट कर लें। अगर नहीं हो पाए तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग की चीज़ें सारी वही हैं। इनको मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा देती हूँ। ये चीज़ें हमने इतनी सेलेक्ट कर ली हैं, ठीक है। फिर हम इसके बाद इसको कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अगर कट कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, और उसके बाद कहीं पर भी जहाँ पर भी हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये वहाँ आ जाएगा। ओके, लेकिन ये इस जगह से हट जाएगा, यानी ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। मैंने Ctrl+Z किया यानी अंडू किया है, जिससे ये अपनी जगह पर वापस आ जाए। ओके, उसके बाद अगर हम इसको कॉपी करते हैं, इसी डेटा को सेलेक्ट करके हम इसको कॉपी कर लेते हैं, तो ये अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा, लेकिन जहाँ पर भी हम इसको चाहेंगे वहाँ पर इसको पेस्ट कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा हम इसके टेक्स्ट स्टाइल या इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ से हमने राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसमें कोई बड़ी या दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। तो मोस्टली हम लोग यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसी से हम साइज़ बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से बोल्ड इस तरह से, ये इटैलिक हो गया, ये अंडरलाइन हो गया। ओके, मैंने ये सारी चीज़ें आपको वर्ड में भी बताई हुई हैं। अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, तो हम इनका यूज़ शॉर्टकट कीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं। Ctrl+B फॉर बोल्ड, अप्लाई एंड, उसके बाद इटैलिक, ठीक है, फिर अंडरलाइन, और तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद मान लीजिए हमें सिर्फ एक कॉलम का करना है, तो हम ए पे रखेंगे, तो ये जितनी भी कॉलम लिखी होगी, हमने तो 50 रिकॉर्ड्स ही लिखे हैं, लेकिन अगर 1000, 10,000 या पूरी लास्ट तक भी शीट फिल होगी तो उस पूरी कॉलम में जो भी हम फॉर्मेटिंग करेंगे वो हो जाएगा। ओके, तो हमने मान लीजिए यहाँ से कलर चेंज किया है, तो ये यहाँ पर कलर चेंज हो गया। इसी तरह हम अगर इस नंबर पे रखेंगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, और फिर इस पूरी रो का कलर चेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जितने भी सेल्स हैं, जैसे ये यहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जगह बिल्कुल दिख नहीं रही है कंप्यूटर और इंग्लिश के बीच में, तो इनके बीच में हमें स्पेस बढ़ाना है। तो स्पेस बढ़ाने के लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ये जहाँ पर डी और ई के बीच में लाइन हमें दिखाई दे रही है, उस पर इस तरह का पॉइंटर आने के बाद इस तरह से हम इसे बढ़ा सकते हैं। ओके, या फिर हम इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं इस एरो के आने के बाद,
तो ये थोड़ा सा इतना बढ़ जाता है कि वो सेल में एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो ज़्यादा बढ़ाना हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा ही बढ़ाना हो या सेल के जैसे मान लीजिए ये ऐसे है और अगर हम इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा कि ये वर्ड जो है वो पूरा आपको दिखाई देने लगे। ओके, तो इस तरह से हम इसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट साइड से है और जो नंबर्स हैं वो राइट साइड से हैं। तो अगर उनका कुछ हमें चेंज करना हो, जैसे इन नंबर्स को हमें सेंटर में रखना है या राइटी में रखना है, तो यहाँ से हम इसके लेफ़्ट राइट सेंटर चेंज कर सकते हैं। ओके, ये हमारा लेफ़्ट सेंटर राइट और ये हमारा टॉप की तरफ। तो वो तब समझ में आएगा जब इस तरह से आपका सेल बड़ा होगा, तब आप इसको इस तरह से सेंटर में, राइट डाउन में और टॉप में इस तरह से लगा सकते हैं। ओके, तो आई होप ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, आप देख के ही कर लेंगे। बट यहाँ पर बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ये जो आपको दिख रहा है मर्ज सेल, ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप कि एक सेल में कुछ लिखा हुआ है और उसे मर्ज कर दिया तो वो 2 सेल के बराबर के साइज़ में आ गया है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम हेडिंग डालना चाहें ऊपर की तरफ कि हमें मार्कशीट लिखना है, तो उसके लिए हमें ऊपर की तरफ एक खाली रो चाहिए। ओके, तो खाली रो के लिए हम इंसर्ट में आएंगे। यहाँ पर ये जो इंसर्ट लिखा हुआ है सेल में, इंसर्ट में इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करेंगे तो ये रो आ गई, और उसके बाद जितने सेल्स को मर्ज करना है उतने को हमने सेलेक्ट कर लिया और हम मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे तो ये सेल्स जो हैं मर्ज हो गए हैं। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है मार्कशीट। ओके, यहाँ पर हमने मार्कशीट लिख दिया है। उसके बाद इस मार्कशीट के साइज़ को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं जब हमारा कर्सर यहाँ नहीं होगा। ओके, यहाँ पर साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कलर्स को चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा बोल्ड, इटैलिक सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से हमें अगर डिलीट करनी हो कोई शीट या कोई रो तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट पर क्लिक करेंगे तो डिलीट रो। ओके, यहाँ पर देखिए जो रिकॉर्ड था वो हट गया है। अगर हमें वापस लाना है तो हम कंट्रोल Z कर सकते हैं जिससे वो रिकॉर्ड वापस आ जाए। ओके, तो ये वापस आ गया है। हमें अगर इन फील्ड्स को, इन्हें फील्ड बोलते हैं। ओके, जब हम डेटा एंट्री का काम करते हैं और उसमें हम रिकॉर्ड एंटर करते हैं तो ये जो हेडिंग्स होती हैं इनको फील्ड बोलते हैं, जबकि ये जो पूरा एक रिकॉर्ड होता है, ये पूरी एक की इन्फॉर्मेशन जो है वो एक रिकॉर्ड कहलाती है। ओके, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद हमें अगर इस फील्ड्स को कुछ स्टाइल देना है तो हम यहाँ से इस तरह का स्टाइल ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें इस जगह पर कॉलम में देना हो तो हम इस तरह से कोई और स्टाइल भी दे सकते हैं। ओके, तो इस तरह से स्टाइलिश शीट भी हम बना सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हमें इसे नॉर्मल करना हो तो हम कंट्रोल Z कर सकते हैं या फिर यहाँ के ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, अगर हम कंट्रोल Z नहीं करना चाहते हैं और ये चीज़ ऐसे ही है और इसे हमें नॉर्मल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो लास्ट वाला ऑप्शन है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, ओके, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स खुलेगा और इसमें अलाइनमेंट टैब में आप यहाँ पर देख रहे हैं ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, इसको सीधा करके ओके कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर हमें एंगल कम या ज़्यादा करना हो तो भी हम इसी ऑप्शन पर आकर इस अलाइनमेंट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ओके, जैसे ये हमने थोड़ा कम कर लिया है तो ये इस तरह से आ गया है। ओके, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद हम इसे नॉर्मल ही कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, हमने मर्ज सेल कर लिया है। श्रिंक टू फिट एंड रैप टेक्स्ट क्या होता है ये मुझे आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है परसेंटेज, ठीक है। अब अगर इस सेल में हम कुछ लिख देंगे तो यहाँ क्या होगा,
यहाँ परसेंटेज का ई जो है वो हाइड हो गया है। तो ये चीज़ हाइड ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेल के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं, यानी श्रिंक कर सकते हैं। तो श्रिंक करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, फॉर्मेट सेल पे जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट के आगे जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो भी हमारा वही बॉक्स खुलेगा और हम श्रिंक टू फिट पे क्लिक करके ओके कर लेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसी के अगेंस्ट में अगर हम इसे रैप टेक्स्ट कर देंगे तो क्या होगा, अलाइनमेंट पे जाके श्रिंक टू फिट हटा देंगे और रैप टेक्स्ट लगा देंगे और ओके कर देंगे, तो क्या होगा, तब क्या होता है, टेक्स्ट जो है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो सेल को जो है टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बड़ा कर देता है ये। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोनों ऑप्शंस। उसके बाद अगर हमें आगे ये करना है कंडीशन फॉर्मेटिंग एंड फॉर्मेट टेबल सेल स्टाइल। ओके, तो हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें इन सेल्स के थोड़े स्टाइल्स जो हैं वो चेंज करने हैं। अभी इससे पहले भी हमने स्टाइल थोड़ा चेंज किया था, लेकिन हमने अपने हिसाब से इसका फॉन्ट चेंज किया था और फॉन्ट कलर दिया था, लेकिन यहाँ पर हमें एक साथ बना हुआ मिलेगा, बॉर्डर भी और फॉन्ट कलर भी और टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर भी और बैकग्राउंड कलर भी। तो हमें इसमें से जो भी लेना है वो हम ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें कॉलम का अलग चाहिए तो हम यहाँ से कॉलम के लिए अलग ले सकते हैं, जो भी हमें लग रहा हो उसके हिसाब से। और अगर हमें नॉर्मल टेक्स्ट का अलग लेना हो तो ये नॉर्मल टेक्स्ट का हम अलग ले सकते हैं, कोई भी कलर, जितने को भी हम सेलेक्ट करना चाहें उतने को हम सेलेक्ट करके ले सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह से हम शीट को फॉर्मेट कर सकते हैं जिस तरह के भी कलर स्टाइल में हम चाहते हों। ओके, तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव होता है अगर आपको अच्छा दिखाना है। उसके बाद है कंडीशन फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए हम एक काम करते हैं, ये जो अभी हमने सेल कलर लगाए हैं इनको हटा देते हैं। इनको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, ये जो दिख रहा है ऑप्शन क्लियर लिखा हुआ है इस पर। ठीक है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें और ऑप्शन है, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट्स। ओके, तो हम क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। क्लियर ऑल करेंगे तो सारा डिलीट हो जाएगा और क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो सिर्फ फॉर्मेटिंग, यानी कि टेक्स्ट का कलर, स्टाइल, बैकग्राउंड, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो हमने क्लियर फॉर्मेट कर दी। कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, रिकॉर्ड्स है, किसी की सैलरी है या फिर मार्क्स हैं। मान लीजिए स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो हमें ये चेक करना है कि कितने स्टूडेंट्स के या किस किस स्टूडेंट्स के मार्क्स 30 से नीचे हैं। तो अब बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे तो उसमें हमें यूँ तो एक एक सीरियल वाइज चेक करना पड़ेगा, बट अगर हम कंडीशन वाइज फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, यानी कि हम ये कंडीशन लगा देते हैं कि 35 से नीचे या 40 से नीचे जितने भी लोग हैं या जितने भी मार्क्स हैं उनको कुछ अलग हाईलाइट करके कलर में दिखाए, तो ये हम कर सकते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए हमने ये इस तरह से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया जिसमें हमें फॉर्मेटिंग लगानी है, सिर्फ उतने टेक्स्ट को। ओके, टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए हैं और यहाँ हाईलाइट सेल रूल्स दिख रहा है और यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, हमें जो भी देखना हो। ठीक है, तो हमें देखना है कि लेस देन, ओके, लेस देन 40 कितने सेल्स हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ लेस देन 40 लिखकर ओके कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमें हाईलाइटेड दिख रहा है कि हाँ ये लेस देन 40 हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें ग्रेटर देन देखना हो, मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि ग्रेटर देन 70 या 75 कितने हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए भी सेल्स उतने ही सेलेक्ट कर लेंगे जितने की हमें ज़रूरत, जितने पे हमें अप्लाई करना हो। ठीक है, तो ये हमने सेल्स सेलेक्ट कर लिए हैं और अब हम जाते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में और हाईलाइट में ग्रेटर देन पे। अभी हम लेस देन पे गए थे, अब ग्रेटर देन पे जाएंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं 75। ओके, 75 से अबव हमने ले लिया है तो 75 से अबव का ये हमें दिखाएगा।
लेकिन क्योंकि हम कलर पहले भी ले चुके हैं तो हमें ये दिख रहा है यहाँ पर कि 25 को भी सेलेक्ट कर रहा है। तो उस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर कलर स्टाइल चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ से कलर स्टाइल हमें दूसरा ले लेना है। देखिए ये रेड वाला था जो हमने 40 के नीचे का सर्च किया था, और ये हमारा 75 से अबव का सर्च हो रहा है। ठीक, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ 75 से अबव हैं और कहाँ कहाँ 40 से नीचे हैं। ओके, तो इसी तरह से बिटवीन, इक्वल और सारी कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, आई होप ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी स्टाइल में। अब हम देखते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में हमने इंसर्ट रो करके देखा था, इसी तरह से हम डिलीट रो कर सकते हैं और डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट शीट, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ओके, मैं आपको अब बताने जा रही हूँ फॉर्मेट। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ओके, यहाँ पर देखिए फॉर्मेट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है रो हाइट। ओके, उसके नीचे है ऑटो फिट रो हाइट। ओके, तो रो हाइट क्या है, तो ये जो हाइट है ये रो हाइट है। ये तो रो है, ये हमें पता है ये रो है, और ये इसकी हाइट जो है वो ये है। ठीक है, ये इसकी हाइट है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसकी हाइट अगर हमें बढ़ानी हो, अब 1 की बढ़ानी होगी तो हम इस तरह से बढ़ा लेंगे। यहाँ पर जब ये एरो चेंज होगा तब लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे तो ये बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमें पूरी शीट की बढ़ानी हो या कुछ सेल्स की बढ़ानी हो तब क्या करेंगे, तब हम जितने की बढ़ानी हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे उतने को। ठीक है, तो हम ये यहाँ से यहाँ तक ये सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और अब हम जाते हैं फॉर्मेट में और रो हाइट पर। ओके, तो रो हाइट यहाँ पर हम डाल देते हैं, मान लो हमने डाल दिया है यहाँ पर 50। ओके, और एंटर किया या ओके किया तो ये 50 में ये इतना बड़ा सेल हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, अगर हमें इसको नॉर्मल करना हो, फिर से जैसा था हमें वैसे ही लाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऑटो फिट रो। ठीक है, ऑटो फिट रो यानी जितने था उतना ही हो जाएगा वापस से। ओके, नेक्स्ट है कॉलम विड्थ। ओके, कॉलम विड्थ क्या होती है, कॉलम ये होता है हमारा, ठीक है, और कॉलम विड्थ ये होती है। तो इसी तरह से हम कॉलम विड्थ भी, कुछ की तो सिंगल सिंगल बढ़ानी हो तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ की साथ में बढ़ानी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और फिर जो है यहीं पर जाएंगे फॉर्मेट में और कॉलम विड्थ पर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख लिया है 15। ओके, 15 लिखकर हम एंटर कर दिया है, तो ये देखिए इतने बड़े कॉलम्स हो गए हैं। अब अगर हम ऑटो फिट करेंगे तो क्या होगा, ऑटो फिट कॉलम करने पर जितने सेल्स में लिखा हुआ है टेक्स्ट उतना बड़ा कॉलम होगा। ओके, यानी कि यहाँ पर देखिए छोटा लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है तो इसको ज़्यादा छोटा कर दिया है, और यहाँ पर थोड़ा टेक्स्ट है ज़्यादा है तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। ओके, तो ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कर दिया है अपने आप उसने। अब अगर हमें इसको नॉर्मल करना है, यानी कि जैसे थे वैसे ही रखना है या कुछ बड़ा करना है, तो हमें फिर से उतने ही सेल्स को सेलेक्ट करके और वहाँ पर इसी तरह जाकर डिफ़ॉल्ट विड्थ लगानी होगी। ओके, अब डिफ़ॉल्ट विड्थ हमें मालूम होनी चाहिए कितनी है, तो डिफ़ॉल्ट विड्थ मालूम करने के लिए इस डिफ़ॉल्ट विड्थ पर जाते हैं हम, तो सिर्फ मालूम करने के लिए दिखाएगा हमें 8.43, तो ये 8.43 है। अब हम फिर से फॉर्मेट में जाएंगे और कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे 8.43। ओके, और अब इसको ओके कर लेंगे तो यहाँ पर ये वो साइज़ आ जाएगा जो पहले से ऑलरेडी था सभी कॉलम्स का। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है हाइड एंड अनहाइड, यानी कि किसी भी रो को यहाँ पर हम अगर इस कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आकर हाइड कॉलम, ओके, ये हाइड कॉलम यानी हिंदी यहाँ पर नहीं दिख रहा है और ए बी दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉलम हाइड हो गई है। उसके बाद हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे और ये देखिए 4 नंबर की रो को, यानी जहाँ सुमित लिखा हुआ है, हम इसको हाइड कर रहे हैं।
तो इसको हाइड करने के लिए भी हम फॉर्मेट में जाएंगे और हाइड अनहाइड में जाएंगे और हाइड कर लेंगे किसको, रो को, हाइड रो। हाइड रो हो गई। ये देखिए 1 2 3 लिखा है, 4 हाइड है। अब अगर हम यहीं पर रहते हुए फिर से अनहाइड पे क्लिक कर देंगे, अनहाइड रो, ठीक है, तो ये अनहाइड रो तो हो जाएगी, लेकिन अगर हम यहीं रहते हुए अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे, हाइड अनहाइड पे आए और अनहाइड कॉलम पे करेंगे तो ये कॉलम भी हमारी अनहाइड हो गई है। ओके, अगर कभी बाय चांस कुछ और हम ज़्यादा एक्शन कर लेते हैं तो कभी कभी ये कॉलम हाइड नहीं होगी या 2-4 चीज़ें हाइड कर रखी हैं तो हो सकता है ये चीज़ें अनहाइड ना हो रही हों। उस केस में आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, यानी कि पूरी शीट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये 1 2 जहाँ लिखा हुआ है और ए और 1 के बीच में जो सेल है इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद आप अनहाइड कर देंगे, तो अनहाइड रो पे करेंगे तो सारी रोज अनहाइड हो जाएंगी और इसी तरह से अनहाइड कॉलम्स पे करेंगे तो सारी कॉलम्स जो हैं वो अनहाइड हो जाएंगी। ओके, मैंने हाइड रोज कर दिया था इसलिए सारी हाइड हो गई थी, अनहाइड कर दिया है तो अनहाइड हो गई हैं। ओके, आई होप ये चीज़ अच्छे से आ गई होगी आपको। नेक्स्ट हम जाते हैं रीनेम शीट पर। ओके, रीनेम शीट क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो इस शीट 3 का नाम हमें चेंज करना है। ओके, इस शीट 3 का नाम को चेंज करने के लिए हम इसे रीनेम करते हैं। तो हम शीट 3 क्योंकि खोले हुए हैं तो ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब हम यहाँ पर फॉर्मेट में जाएंगे और शीट रीनेम शीट पर जाएंगे और यहाँ पर इसका नाम हम दे रहे हैं मार्कशीट। ओके, इसका मार्कशीट नाम देकर हमने इसको यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, अब हम एंटर प्रेस कर देंगे तो ये नॉर्मल हमारा हो जाएगा। अब अगर हम देखिए बाहर आगे क्लिक करते हैं तो ये देखिए मार्कशीट हमें यहाँ पर दिखाई देगी। ओके, तो इसी तरह से हम जितनी भी शीट यूज़ कर रहे हैं उन सबका नेम चेंज कर सकते हैं और अगर हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तब भी हम नेम चेंज कर सकते हैं, यानी उसके लिए हमें यहाँ इस ऑप्शन में आके रीनेम करना ज़रूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट इसके नीचे है हमारा मूव और कॉपी शीट। ओके, मूव और कॉपी शीट का यूज़ हम तब करते हैं जब यहाँ पर जो हमारी 5 शीट्स हैं ये 5 की जगह 500 हो, 100 हो, 50 हो और तब हमें किसी शीट को या तो डुप्लीकेट बनाना हो, 2 शीट बनानी हो या फिर बनी हुई शीट को पहले नंबर से 5वें पे, 5वें से 50वें पे अगर हमें ले जाना है तो उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मूव और कॉपी शीट पर आएंगे और ये हमारी मार्कशीट वाली है, इसको हमें ले जाना है, कहाँ ले जाना है, मूव टू एंड, हम एंड कर दे रहे हैं यानी लास्ट में हमें ले जाना है। और अगर क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी और क्रिएट कॉपी पे क्लिक नहीं करेंगे तो यही उठकर लास्ट में आ जाएगी। ओके, तो हमने क्रिएट कॉपी पे कर दिया है तो ये देखिए मार्कशीट 2 के नाम से आ गई है और ये मार्कशीट 1 के नाम से सेम फाइल है। ठीक है, यानी एक में कोई भी चेंजेस कर लेंगे तो दूसरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमारी शीट सही रहेगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम पहली वाली भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा मूव और कॉपी शीट। नेक्स्ट है हमारा टैब कलर। टैब कलर, अब टैब क्या होता है, ठीक है, ये जहाँ पर मार्कशीट लिखा हुआ है इसका कलर चेंज करना हो तब हम टैब का यूज़ करते हैं, टैब कलर का। यहाँ पर देखिए शीट 5 लिखा है, अगर इसका हमें चेंज करना है तो हम जाते हैं टैब कलर पे और इस पर जाके हम कलर पे क्लिक कर लेंगे। ओके, तो अभी तो ज़्यादा अच्छे से आपको नहीं दिखाई देगा कलर कहाँ है, जब हम दूसरे किसी टैब पर होंगे तब ये कलर आपको अच्छे से दिखाई देगा। ओके, जैसे हम यहाँ शीट 4 का जाके कलर चेंज करते हैं तो टैब कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका कलर ले लेंगे येलो। ओके, तो अब अगर हम इस शीट पर आते हैं तो यहाँ देखिए येलो, ग्रीन एंड रेड, ये 3 कलर हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये इस तरह से आपका टैब कलर हो गया है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट मतलब हमें अगर अपनी शीट में पासवर्ड लगाना हो, अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी हम लगा सकते हैं, फ़िलहाल हम कंडीशन पर नहीं जा रहे हैं, नॉर्मल हम पासवर्ड लगा रहे हैं। तो हमने लगा दिया ABC और ओके कर दिया और फिर से हमने यहीं पर वही रिपीट कर दिया, री एंटर पासवर्ड और ओके कर दिया। अब हम यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहेंगे तो हम नहीं लिख सकते। ओके, यानी कि अगर हमने कोई शीट बनाई है और हम चाहते हैं कि कोई भी उसमें कोई चेंजेस ना कर पाए, डेटा चेंज ना कर पाए, तो
तो हम उसके लिए इसमें पासवर्ड लगा देते हैं प्रोटेक्ट शीट। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस भी हाइड हो चुके हैं, तो हमें इसको अनहाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनप्रोटेक्ट शीट में जाएंगे और फिर से यहाँ पर वही पासवर्ड दे देंगे जो हमने दिया था, ABC और ओके कर देंगे। ठीक है, और इसका ध्यान रखिएगा कि कैप्स लॉक ऑन और ऑफ, ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे। ओके, सॉर्ट एंड फिल्टर करने से पहले हम पढ़ लेते हैं सम फंक्शन। ओके, तो सम फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मीन्स होता है प्री डिफाइंड एक्शन, यानी कि पहले से डिसाइडेड होता है कहाँ पर क्या कैसे लिखना है और उसका आंसर में क्या आएगा। आपको सिर्फ उसमें सेल एड्रेसेस देने हैं यानी रेंज देनी है और उसके बाद उसका सम आ जाएगा। ओके, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा सम फंक्शन के अलावा एक सिग्मा का साइन होता है, वहां से भी हम डायरेक्टली सम कर सकते हैं। तो हम कितनी तरह से क्या क्या सम किस किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ओके, सम फंक्शन जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जोड़ने का काम करेंगे हम लोग सम फंक्शन के थ्रू। सम फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन मीन्स होता है प्री डिफाइंड एक्शन, जहां पर पहले से डिसाइडेड होता है कि क्या चीज कहाँ कब और कैसे लिखनी है। ओके, तो यहाँ पर सम फंक्शन जब भी हम कुछ लिखते हैं इस तरह से, इसके आगे ये ब्रैकेट और क्लोज लिखा होता है तो इसे फंक्शन बोलते हैं। उसके आगे जो लिखा है उसे पढ़ लीजिए और उसके आगे जो ये बना हुआ है ये फंक्शन हो गया, तो ये है सम फंक्शन। ओके, तो सम फंक्शन को करने से पहले हम आपको यहाँ पर एक और चीज दिखाना चाहेंगे। बाय वैल्यू अगर हम टोटल करते हैं तो क्या होगा। ओके, यानी कि अगर हमें 65, 85 और 85 को ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इक्वल लगाना पड़ेगा, इक्वल का साइन, और उसके बाद हम टाइप कर देंगे नंबर्स और प्लस का साइन, फिर हमारा दूसरा है 85 प्लस, फिर है 85 और एंटर कर दिया, तो ये क्या हुआ, हमारा ये टोटल आ गया। उसके बाद हम बाय सेल एड्रेस यूज करेंगे। बाय सेल एड्रेस भी मैंने इससे पहले की क्लास में बताया था, बट यहाँ पर क्योंकि सम बता रही हूँ तो बताना ज़रूरी है आपको। तो सेल एड्रेस जैसे कि आपको पता है कि ये 65 जहाँ पर लिखा है, इसका सेल एड्रेस अगर हम मालूम करें तो इसका सेल एड्रेस है C3। ओके, तो हम प्लस का साइन लगाएंगे तो ये हो गया है C3। और अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट सेल एड्रेस देना है D3 और फिर प्लस का साइन लगाना है और फिर देना है सेल एड्रेस जो कि है E3 और एंटर प्रेस कर देना है, तो भी इसका टोटल आ गया है। नेक्स्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैंने शायद आपको पहले बताया था। जो हमारा बाय वैल्यू होता है, अगर हम यहाँ पर डिजिट्स चेंज कर देते हैं तो बाय वैल्यू वाले की डिजिट चेंज नहीं होगी, जबकि बाय सेल एड्रेस जो सेल एड्रेस से दिया है उसकी डिजिट्स चेंज हो जाएंगी। ओके, तो इसलिए हम लोग बाय वैल्यू से टोटल नहीं करते हैं बल्कि बाय सेल से करते हैं। बाय वैल्यू से करेंगे तो कैलकुलेटर के जैसा ये यूज कर लेगा। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मूला। अब अगर हमें फॉर्मूला से करना है, यानी कि फॉर्मूला या फिर हमारा सम फंक्शन, ठीक है, फॉर्मूला या सम फंक्शन के थ्रू करना है तो क्या करना है, हमें इक्वल लगाना है, SUM सम लिखना है, और सबसे यहाँ पर देखिए लिख कर दिखा रहा है नंबर 1 नंबर 2, यानी कि कोई भी नंबर देकर हम कॉमा लगाकर जितने भी नंबर देना चाहें दे सकते हैं, उसका टोटल आ जाएगा। बट अगर हमें ये काम करना है तो हम कैलकुलेटर में कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम सेल एड्रेस देते रहेंगे, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर तो 3 ही थे सेल्स, यहाँ पे हमने 3 सेल्स का टोटल किया है, लेकिन अगर हमें ज़्यादा का करना हो, मान लो इस तरह से करना हो 15-20, तो क्या होगा, हमें सेल एड्रेस इतनी बार टाइप करने पड़ेंगे, तो उससे अच्छा है कि हम वैल्यूज टाइप कर लेंगे। तो फिर हमारा फंक्शन जो है वो किस काम का है, फंक्शन और एक्सेल का मतलब है कि हमारा काम जो है वो जल्दी और इजी हो जाए। तो जल्दी और इजी करने के लिए ये फंक्शन क्या कहता है कि आपको सिर्फ फर्स्ट और लास्ट सेल का एड्रेस देना है, बाकी बीच के मैं टोटल कर दूंगा। ओके, तो फर्स्ट सेल का एड्रेस है C3 और बीच में हमें लगाना है शिफ्ट के साथ कोलन, और लास्ट हमें देना, और लास्ट है हमारा E3। ओके, E3 लगाकर हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये हमारा इसका भी टोटल आ गया है। ओके, अब अगर हमें नेक्स्ट का लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, फिर से इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर C4 कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर D4 कर देंगे,
फिर प्लस कर देंगे और फिर E4 कर देंगे, ओके, और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सम फंक्शन के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल सम और ब्रैकेट फर्स्ट है हमारा C3 और बीच में कोलन लगाएंगे शिफ्ट के साथ और लास्ट हो जाएगा हमारा E3, ओके, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो कोलन लगाते हैं वो हमारा कोलन जो है वो शिफ्ट L लेटर के बराबर में जो की है उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, तब वो कोलन आएगा। शिफ्ट अगर सिंपल प्रेस कर देंगे तो वो सेमी कोलन हो जाएगा, जिसमें नीचे की तरफ कॉमा होता है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तब वो वर्क नहीं करेगा फंक्शन, ओके। ये तो हो गई बात फंक्शन की। अब इसको एक और इजी तरह से किया जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले वाला हम मिटा देते हैं, बस एक ही रखते हैं। एक बार हमने किया, उसके बाद हम देख रहे हैं ये मोटा वाला प्लस है, इस प्लस से हम यहाँ पर ले आएंगे और क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, ओके। तो जहाँ तक ड्रैग करेंगे वहाँ तक कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ पर भी नॉर्मली कर लेंगे तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी, ओके। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रही हूँ, तो इसको ड्रैग करने के लिए अगर हमारे पास माउस ना भी हो तो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखने के बाद सेलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड से कंट्रोल D, ओके, कंट्रोल D प्रेस कर दिया, जिससे ये नीचे तक फॉर्मूला आ गया, ओके। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अगर हम इसे ड्रैग करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर बाय वैल्यू है तो वैल्यूज को ही ड्रैग कर देगा डायरेक्ट, तो ये जो लिखा है ये एज इट इज आ जाएगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ, जैसे कि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े कि हमें इन सारी डिजिट्स को ऐड करना है, जैसे कि कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरी है तो सैलरी भी है, फिर DA TA इंसेंटिव, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको पूरे को ऐड करना हो तो उसके लिए भी हम फंक्शन के थ्रू सिर्फ इतना ही काम करेंगे, सम और फर्स्ट सेल एड्रेस। फर्स्ट सेल एड्रेस हमारा ये है जहाँ 65 लिखा है, तो ये है हमारा C3 और बीच में लगा देंगे कोलन और लास्ट हमारा है इंग्लिश वाला जिसका लगा देंगे हम 84 और इसको बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। 84 का सेल एड्रेस हमारा क्या है, E13, ओके। ध्यान रखिएगा कि कभी भी जिस सेल में फॉर्मूला लिख रहे हैं उस सेल का एड्रेस नहीं डालेंगे, जहां तक हमारा नंबर्स है, डिजिट्स है, डेटा है, सिर्फ वहां तक का सेल एड्रेस डालेंगे, ओके। और अब हम इसको एंटर प्रेस कर देंगे तो ये इसका टोटल आ जाएगा, ओके। यानी कि तीनों कॉलम्स का टोटल जो है वो एक साथ हो गया है। अब अगर हमें यहाँ पर फॉर्मूला वाइज करना हो, यहाँ पर इस ऑटो सम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए अपने ऊपर एडिटिंग ग्रुप में आपको दिख जाएगा ऑटो सम, इस पर हम क्लिक करके एंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारा इस तरह से भी टोटल हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें कुछ ऐसा करना हो कि हमें सिर्फ इन सेल्स का टोटल करना है, ठीक है, सिर्फ इसका टोटल करना है और इसका टोटल करना है, हम कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम इन सेल्स का टोटल करना चाह रहे हैं और इन सेल्स को एक साथ, ठीक है, इन दोनों सेल्स का टोटल हम एक साथ करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है, सम लिखना है, ब्रैकेट लिखना है और फर्स्ट सेल एड्रेस है हमारा C3, ओके, कोलन लगाना है और लास्ट क्या है C13, ओके। उसके बाद एक कॉमा लगा देना है, ठीक, यानी कि ये क्या हो गई, एक रेंज हो गई और उसके बाद हमें एक कॉमा लगा देना है तो और उसके बाद से दूसरी रेंज दे देनी है। तो दूसरी रेंज क्या है हमारी E3 to E13, ओके। तो ये इस तरह से हम कॉमा लगा के जितनी चाहे उतनी कॉलम्स को बीच बीच से ड्रॉप करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सम करने के सारे तरीके, सारे फॉर्मूलाज मैंने बता दिए हैं, इनमें से आपको जो ठीक लगे, जो इजी लगे, जिस टाइम पे आप वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ओके।